नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। और दोस्तों थंबनेल देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो होने वाली है एक Q&A वीडियो, जिसमें सहायक शिक्षक पंचम चरण डीवीसी एवं सहायक शिक्षक की जो अगली लिस्ट है उसके ऊपर करेंगे चर्चा। तो वीडियो को अंत तक के जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अभी भी 50% ऐसे लोग हैं जो लगातार सटीक जानकारी देने वाले चैनल को नहीं किए हैं सब्सक्राइब, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखिए, आपको और भी मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है पुलिस वेरिफिकेशन से संबंधित। पुलिस वेरिफिकेशन से संबंधित आपके मन में बहुत सारे डाउट आ रहे थे, उनको एक एक करके क्लियर करता हूं। और इतने सारे कमेंट्स आए थे दोस्तों कि कमेंट्स यहां पर जो दिखाना है वो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने सारे क्वेश्चंस का एक पूरा का पूरा कॉमन क्वेश्चंस का एक सेट तैयार किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं एक एक करके आपको जवाब देते जाऊंगा। सबसे पहले तो पुलिस वेरिफिकेशन के संबंध में यह प्रश्न आप लोगों के द्वारा पूछा गया कि सर अगर किसी की शादी हो गई है तो कैसे भरना पड़ेगा पुलिस वेरिफिकेशन। तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने पूरी तरीके से आपको समझाया हुआ था पुलिस वेरिफिकेशन वाली वीडियो में कि क्या करना है, कैसे करना है। फिर भी आप समझ लीजिए कि पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म को भरते समय अगर आप शादीशुदा महिला हैं तो जाहिर सी बात है आपको अपने वर्तमान पता में अभी का पता डालना है, पहली बात ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपके आधार कार्ड के हिसाब से भी आपको पता रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने जाहिर सी बात है अपना आधार कार्ड तो अपडेट कराया ही होगा, तो पुलिस वेरिफिकेशन में आप अपना अपडेटेड नाम जो है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना इसीलिए जरूरी होता है दोस्तों, ताकि इस समय में आप लोगों के लिए वो चीजें काम आ पाए। इस चीज के लिए कहीं पर भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होती है यदि आप शादीशुदा महिला है तो इस चीज को आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोगों ने यह पूछा कि सर पुलिस वेरिफिकेशन में साइन करवाते समय क्या हम किसी से भी साइन करवा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि 6 लोगों की सूची नाम दिया गया है उसमें, इसके अलावा राजपत्रित अधिकारी जिसे हरा पेन चलाने का अधिकार है उनसे आप बेशक पुलिस वेरिफिकेशन में साइन करवा सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि आई थी कि सर एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कि सर अगर हमारे पिताजी का देहांत हो गया हो, जैसे कि उसमें पिता की भी पूरी जानकारी मांगी गई है, तो हम क्या करें। तो दोस्तों अगर आप अपने पिताजी के नाम के आगे स्वर्गीय लगा देंगे, और जाहिर सी बात है कि स्वर्गीय लगाने से समझ जाएगा सामने वाला भी कि आपके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, तो आपको बाकी डिटेल अपने पिताजी की भरने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये था पुलिस वेरिफिकेशन से संबंधित आपके मन में जो कोई भी डाउट था उसका जवाब मैंने दे दिया। पहली इंपॉर्टेंट बात ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का यह पूछना था कि सर शपथ पत्र जो है वो आपका त्रुटि का और कॉमन एक साथ बनवा लेंगे तो चलेगा क्या। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने शपथ पत्र वाली वीडियो में पूरी तरीके से क्लियर किया था कि आपको त्रुटि का प्रारूप अलग बनवाना पड़ेगा। अगर आपकी किसी रिजल्ट में त्रुटि है, कहीं पर त्रुटि, तो उसके लिए आपको एक अलग एफिडेविट बनवाना पड़ेगा और एक कॉमन एफिडेविट शपथ पत्र आपको अलग से बनवाना पड़ेगा। एक ही शपथ पत्र में दोनों काम नहीं होंगे, तो इस बात को आप क्लियर रखेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो तीसरा क्वेश्चन आप लोग की तरफ से पूछा गया कि सर डीवीसी में क्या क्या लेकर के जाना है और क्या शपथ पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट भी डीवीसी में ही लगेगा। तो इसका भी जवाब मैं आपको दे देता हूं दोस्तों। मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की सीरीज में आपके डीवीसी के दिन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जानी है, इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाई हुई है। यह वीडियो का थंबनेल है, वीडियो की लिंक आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां जाकर के उससे देख लीजिएगा कि आपको डीवीसी के दिन क्या क्या लेके जाना है। अब रही बात शपथ पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट, तो मेरा यह कहना है दोस्तों कि आप मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट को छोड़ करके पुलिस वेरिफिकेशन और शपथ पत्र को भी अपने डीवीसी में लेकर के चले जाइए, आपसे मांगा जा सकता है। इसलिए इस बात का ख्याल रखिए कि मैंने पहले भी बोला था कि 2 कॉपी कम से कम आप अपने पुलिस वेरिफिकेशन का बनवा करके रखिए और आप उसे ले करके जा सकते हैं अपने डीवीसी में। अब चूंकि आपके जिले में ही इस बार डीवीसी हो रहा है, आपके डीओ में ही इस
बार डीवीसी हो रहा है, तो इसलिए आपसे वहां पर भी पुलिस वेरिफिकेशन और शपथ पत्र को मांगा जा सकता है। रही बात मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट की, तो वो आपको आपके ज्वाइनिंग तक जमा करनी होती है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट के ऊपर एक अलग वीडियो पूरी जानकारी के साथ कि किस किस जिले में कब कब बनता है, यहां तक कि माइनर डिटेल के साथ मैं आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूं। तो दोस्तों ये हो गई तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग की तरफ से मुझे आया था। चौथी इंपॉर्टेंट बात थी एनओसी को लेकर के, अर्थात नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र को लेकर के। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि सर यदि हम संविदा में जॉब करते हैं या अर्थशास्त्र की जॉब करते हैं तो भी क्या हमें एनओसी लगाना पड़ेगा? दोस्तों आंसर है बिल्कुल हां। जैसे कि आप अगर आत्मानंद में पहले शिक्षक के रूप में पदस्थ थे तो आपको अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र अर्थात एनओसी जो है वो देना पड़ेगा शासकीय नौकरी के लिए। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, पहली बात ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अनापत्ति प्रमाण पत्र कब देना है? तो आपके डीवीसी के उसमें सत्यापन प्रपत्र में पहले ही मेंशन कर दिया गया है दोस्तों कि आपको अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है वो डीवीसी के समय ही लेकर के जाना है। इस बात का आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। तो अनापत्ति प्रमाण पत्र को लेकर के ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैंने दे दी। अब अगली इंपॉर्टेंट बात, एनओसी से चलते हैं एनआईओएस डीएलएड की तरफ। बहुत सारे अभ्यर्थियों का यह क्वेश्चन था कि सर एनआईओएस डीएलएड वैलिड है कि नहीं है? तो भैया डेफिनेटली एनआईओएस डीएलएड वैलिड है। 10 दिसंबर के जजमेंट के बाद तो और एनआईओएस डीएलएड जो है वो वैलिड है दोस्तों। उसके अलावा किसी प्रकार का कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन या सूचना नहीं निकाला गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की ओर से या डीपीआई की ओर से जिसमें एनआईओएस डीएलएड को इनवैलिड किया जाए। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, एनआईओएस डीएलएड पूरी तरीके से वैलिड है, ये बिल्कुल भी इनवैलिड नहीं है। और अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि मुझे काफी सिली क्वेश्चन लगता है दोस्तों। सिली इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि कई बार इस क्वेश्चन का पहले तो मैंने आंसर दिया है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कुछ लॉजिक नाम की भी चीज होती है दोस्तों जो आप लोग को फॉलो करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज आया, कमेंट सेक्शन में भी मैसेज आया कि सर हमारा टेट 2024 में क्लियर है, तो क्या हमें इस डीवीसी में शामिल होने का मौका मिलेगा और क्या हमें पात्र किया जाएगा? मैंने लाख बार इसका जवाब दिया दोस्तों, बिल्कुल नहीं, आप अपात्र हैं। यदि आपका टेट अभी क्लियर हुआ है 2024 में तो आप पूरी तरीके से अपात्र हैं। और यह बात मैं कब से चीखते चिल्लाते आ रहा था और कल के सूचना में इसको पूरी तरीके से क्लियर भी कर दिया गया है। आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 2023 के पहले का होना चाहिए, अर्थात आपने जब जो 2023 की पोस्टिंग के हिसाब से तो उसके पहले का आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसी से संबंधित निवास प्रमाण पत्र से संबंधित भी एक क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग को दे देता हूं। हालांकि इंस्टाग्राम में मुझसे पूछा गया था, वहां पर मैंने जवाब दे दिया है संबंधित को, लेकिन यह क्वेश्चन मुझे लगा कि आप लोग के सामने भी ऐसी दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं भी आपको बता दूं कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र अगर आपका नया बन गया, जैसे मान लीजिए आप एक मैरिड वुमेन है, अब आपका पहले स्थायी निवास प्रमाण पत्र कहीं और का था, लेकिन अब आपने स्थायी निवास प्रमाण पत्र नया बनवा लिया है, तो आप अपने नए स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जानकारी भरेंगे। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि निवास प्रमाण पत्र आपका करंट का होना चाहिए, लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन 2023 की स्थिति की होनी चाहिए। 2023 तक आपका डीएलएड, डीएड, टेट, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के द्वारा पूछी गई थी कि अगर डीएड में एडमिशन लेने के बाद रनिंग रहते हुए मेरा टेट क्लियर हुआ है तो क्या मैं एलिजिबल हूं? बिल्कुल दोस्तों, अगर 2023 में आपका टेट क्लियर हुआ है डीएड में रहते हुए भी, तो भी आप बिल्कुल पूरी तरीके से वैलिड है, आपको अपात्र नहीं किया जाएगा। पोस्ट की वैलिडिटी बढ़ाई गई है, क्वालिफिकेशन की वैलिडिटी नहीं बढ़ाई गई है। क्वालिफिकेशन 2023 वाला ही रहेगा जो उस समय मांगा जा रहा था। तो इस बात को थोड़ा सा समझा करें। तो ये था एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 2024 के टेट से संबंधित। और एट लास्ट जो आप लोग की तरफ से बार बार पूछा जा रहा है कि 900 पदों का क्या होगा, अगली सूची आएगी या नहीं आएगी, तो मैं इसके लिए बता दूं दोस्तों, इसके लिए पूरी की पूरी एक एनालिसिस मैंने तैयार कर ली है और इसके बारे में इस वीडियो में बात कर पाना संभव नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये 10 मिनट की वीडियो जो है वो हो चुकी है। इसके ऊपर मैं अलहदा वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें मैं पूरे लॉजिक के साथ आपको बताऊंगा कि पहली
बाद तो अगली सूची आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कितने रैंक तक के मामला जा सकता है, और इसके अलावा 900 पदों का क्या होगा, उसको शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर एक पूरी तरीके से डेडिकेटेड और पृथक वीडियो आप लोग के लिए आने वाली है। अब आप लोगों में से डीवीसी के लिए जो आज जा रहे हैं, जो 26 तारीख तक के जाने वाले, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं आपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की सीरीज की पूरी वीडियो देख ली होगी। नहीं देखी भैया तो क्या कर रहे हैं, जाइए और अपने बचे खुचे डाउट्स को उसमें क्लियर कर लीजिए। ये Q&A वीडियो तो आपको हेल्प कर ही रहा है, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा, तो जाइए और उससे देख लीजिए। इसके अलावा सारे प्रपत्र को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर आकर के मुझे जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करेंगे तो आपको सारे प्रपत्र आप उसके ओरिजिनल फॉर्मेट में आपको प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा अपनी किसी प्रकार की क्वेरीज को मुझसे शांत करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा। मेरी अगले वीडियो तक के अपना तथा अपने से जुड़े लोगों का रखिएगा ख्याल। धन्यवाद।